हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, रेंट नोट क्या होता है इस बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम रेंट नोट के कुछ जनरल प्रोविजंस, किराएनामे की कुछ जनरल प्रोविजंस के बारे में जानेंगे और सबसे अधिक इस बारे में विस्तार से जानेंगे कि रेंट नोट बनवाते समय या उसके एग्जीक्यूशन के समय लोग बाग क्या क्या सामान्य मिस्टेक या सामान्य गलतियां करते हैं और फिर वो डिफिकल्टी महसूस करते हैं जब किराएदार मकान खाली नहीं करता है, मकान, दुकान या शोरूम, और उसके बाद जब वो कोर्ट में जाते हैं तो उनको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि रेंट नोट क्या होता है। तो रेंट नोट एक यूनिलैटरल डॉक्यूमेंट होता है जो किराएदार मकान मालिक के पक्ष में, जो उनके बीच में म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन सेटल है, उसके आधार पर उनको स्वीकार करते हुए मकान मालिक के पक्ष में तहरीर करता है, एग्जीक्यूट करता है। इसमें मकान मालिक के साइन हो भी सकते हैं और यदि ना हो तो भी वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अब इसमें लेकिन अच्छा ये है, सजेशन ये है कि इसमें मकान मालिक के भी साइन होने चाहिए, अटेस्टिंग विटनेस के भी साइन होने चाहिए। अब है क्वेश्चन कि किराएनामे हर स्टेट में अलग अलग होता है और रेंट कंट्रोल एक्ट हर स्टेट में अलग अलग होता है। तो उसके बेसिस पर उसमें जो भी टर्म्स कंडीशन होती है रेंट कंट्रोल एक्ट में, उसके बेसिस पर किराएनामा ड्राफ्ट करवाया जाना चाहिए। जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता वहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लीज को डिफाइंड किया गया है कि लीज डीड क्या होती है। तो उसी के बेसिस पर रेंट नोट या किरायानामा बनाया जाता है। अब रेंट नोट या किरायानामे के क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट होने चाहिए? तो सबसे पहले तो एक लैंडलॉर्ड होना चाहिए, फिर एक किराएदार होना चाहिए, फिर वो प्रेमाइसेस होनी चाहिए जिसके बारे में रेंट नोट बनाया जा रहा है और कितना रेंट तय किया है वो होना चाहिए। अब क्वेश्चन है हाउ टू ड्राफ्ट रेंट नोट या किरायानामे को कैसे ड्राफ्टिंग की जाए ताकि वो इफेक्टिव रहे। तो सबसे पहले तो टीनेंट अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखे जहां का वो नेटिव प्लेस है, जो ओरिजिनल रेजिडेंट है। उसके बाद टीनेंट मकान मालिक का पूरा नाम, पूरा पता, पूरा एड्रेस लिखे। फिर टाइम ऑफ टीनेंसी लिखे कि कितने समय के लिए ये परिसर किराए पर दी जा रही है। रेंट अमाउंट लिखे, स्पेसिफिक लिखे कि रेंट अमाउंट कितना होगा, वो महीने की महीने जमा कराया जाएगा किराएदार के द्वारा मकान मालिक के पक्ष में। और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी लिखे। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, लोग बाग डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी को ढंग से नहीं लिखते हैं। फिर जब केस लड़ा जाता है तो ये दिक्कतें आती है। फिर जब उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है तो जब कोर्ट के ऑफिसर जाते हैं तो कौन सी जगह रेंटेड प्रेमिसेस थी, किससे खाली करवाया जाए, ये डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी या किराएदारी परिसर का विवरण पूरे विस्तार से रेंट नोट में लिखना चाहिए और उसकी 4 बाउंड्रीज भी लिखनी चाहिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्या है उसमें वो भी विस्तार से लिखना चाहिए। फिर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पेमेंट लिखनी चाहिए कि किराएदार मकान मालिक को कब पेमेंट देगा, कितने रुपए देगा, वो किस बैंक अकाउंट में जमा कराएगा, इसका भी पूरा डिटेल होनी चाहिए। फिर बड़ा महत्वपूर्ण है यूज ऑफ प्रॉपर्टी। वो किराएदार परिसर जो है, किराएशुदा परिसर, वो कॉमर्शियल यूज में लेगा या रेजिडेंशियल यूज में लेगा, और कॉमर्शियल यूज में लेगा तो किस कॉमर्शियल यूज में लेगा और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस मकान मालिक और किराएदार के बीच में तय हुई है, वो उससे अलग यूज में नहीं ले सकता है। फिर इसके बाद है रेंट अकाउंट कैसे जमा होगा। रेंट अमाउंट कैश दिया जाएगा तो रिसिप्ट देनी चाहिए, बैंक में जमा होगा तो बैंक अकाउंट का जो नंबर है, बैंक की डिटेल्स है, वो भी रेंट नोट में डिस्क्लोज करनी चाहिए। फिर एक स्पेसिफिक बात लिखनी चाहिए कि किराएदार किसी भी तरह का न्यूसेंस नहीं करेगा, किराएदार तोड़फोड़ और रद्दोबदल नहीं करेगा, और किराएदार जो है उसको उसी यूज में लेगा जिसके लिए उसको यूज में लेने के लिए मकान मालिक ने दिया है। फिर उसमें अटेस्टिंग विटनेस होने चाहिए। अटेस्टिंग विटनेस से पहले एक और बात बताऊं, उसमें बिजली और पानी के बारे में भी स्पेसिफिक होना चाहिए कि वो बिजली का बिल पेमेंट कैसे करेगा, पानी का पेमेंट कैसे करेगा। फिर अटेस्टिंग विटनेस, 2 अटेस्टिंग विटनेस होने चाहिए। अच्छा ही रहता है कि एक मकान मालिक के जानकार हो, एक किराएदार के जानकार हो। फिर उसके बाद स्टाम्प पेपर, उनको स्टाम्प पेपर पर एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए और हर पन्ने पर किराएदार के दस्तखत होने चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया, मकान मालिक के भी हस्ताक्षर हो तो वो और भी अच्छी बात है। फिर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस रेंट नोट का, जो स्टाम्प, प्रॉपर स्टाम्प आपने परचेज किए हैं। फिर जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है उसमें आपके रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग ड्यूटी पे करके उस किराएनामे का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
ये एक आइडियल कंडीशन है, इस तरह रेंट नोट ड्राफ्ट किया जाना चाहिए। अब जो कॉमन मिस्टेक जो करते हैं रेंट नोट एग्जीक्यूट कराते समय, वो क्या क्या करते हैं वो देखिए। एक तो वो एक्सपर्ट एडवाइस सीख नहीं करते हैं, लोग बाग क्या करते हैं, सीधे एक शॉपकीपर या दुकानदार के पास जाते हैं जो स्टाम्प बेचते हैं। वो अपना एक कंप्यूटर का सेटअप भी लगाते हैं, उनके पास कुछ परफॉर्मर्स होते हैं, तो वो केवल नाम, एड्रेस, पता, किरायाशुदा परिसर का एड्रेस और बैंक का डिटेल और किरायानामा का रेंट एग्रीमेंट का जो अमाउंट है वो बदलते हैं और स्टाम्प पेपर पर निकाल करके तुरंत दे देते हैं। तो आदमी समझता है कि देखिए कम खर्चे में काम हो गया, हमें लॉयर की एडवाइस नहीं लेनी पड़ी और हमारा बड़ी सुगमता से थोड़ी सी देर में ही काम हो गया। परंतु ऐसा रेंट नोट बड़ा घातक होता है जब डिस्प्यूट पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिस्टेक जो ये डीड राइटर्स होते हैं या जो ये शॉपकीपर्स होते हैं ये कर देते हैं, क्योंकि इनको कानून की कोई नॉलेज नहीं होती है। इसके बाद जो ध्यान दिया जाना चाहिए, लोग बाग क्या करते हैं, पूरी स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं करके जो मिनिमम स्टाम्प ड्यूटी का स्टाम्प है, जैसे मान लीजिए 50 रुपए, 100 रुपए, उसका स्टाम्प खरीदते हैं और उसी पर रेंट नोट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और जो नॉन टेक्निकल एडवाइजर्स होते हैं वो भी एडवाइस देते हैं कि क्या करना है, केवल 100 रुपए का स्टाम्प खरीद लीजिए और किराएनामे को एग्जीक्यूट करा लीजिए। यदि डिस्प्यूट होता है मकान मालिक और किराएदार के बीच में, तो स्टाम्प ड्यूटी का क्वेश्चन कोर्ट में उठता है, उसको एग्जिबिट होने का क्वेश्चन उठता है और वो कोर्ट में वैलिड जो है नहीं माना जाता यदि स्टाम्प ड्यूटी पूरी पेमेंट नहीं की गई है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं कि अपने जानकार को अटेस्टिंग विटनेस नहीं लेते हैं। जिस शॉपकीपर के पास जाते हैं या किसी डीड राइटर के पास जाते हैं, वहां पर कोई भी व्यक्ति उन्हीं का जानकार होता है, उसी को अटेस्टिंग विटनेस करवा लेते हैं। लेकिन जब डिस्प्यूट होता है तो वो आदमी, उसका तो कोई अता पता ही नहीं होता है, न वो मिलता है, न वो कोर्ट में गवाही देने आता है। तो ऐसे अटेस्टिंग विटनेस किसी काम के नहीं होते। इसलिए अटेस्टिंग विटनेस भी वो होने चाहिए जो यदि डिस्प्यूट हो तो कोर्ट में गवाही दे सके, ताकि आपके फेवरेबल बात होकर के कोर्ट में जो है मकान मालिक के पक्ष में बात आ सके। इसके बाद क्या होता है, लोग बाग रेंट नोट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं। सोचते हैं कि हमने तो आपस में तय कर लिया, ये अच्छे आदमी हैं, हमारे को किसी ने रेफरेंस दिया था इनके बारे में, रजिस्ट्रेशन में स्टाम्प ड्यूटी लग जाएगी, तो क्यों हम इतना खर्चीला काम करें, क्यों हम लॉयर की फीस दें, क्यों हम रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो इन लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड रेंट नोट बहुत सारे स्टेट्स में एक्सेप्टेबल नहीं है, एग्जिबिट नहीं होता है और कानून की नज़र में वो किसी काम का नहीं होता है। फिर क्या करते हैं लोग बाग, रेंटेड प्रेमाइसेस की 4 बाउंड्रीज को ढंग से मेंशन नहीं करते हैं कि ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। रेंटेड प्रेमाइसेस की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसमें कितने कमरे बने हुए हैं, उसकी एग्जैक्ट जो है नाप जो क्या है ये मेंशन नहीं करते हैं। स्क्वायर फीट में, स्क्वायर मीटर में मेंशन नहीं करते हैं, बस एक सिंपल लिख देते हैं कि वहां पर वो प्रॉपर्टी है वो किराए पर दी जा रही है। तो इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिर एक और गलती ये करते हैं कि किराए को कैश में एक्सेप्ट करते हैं और उसकी रिसिप्ट भी नहीं देते हैं। तो फिर रेंट टीनेंसी को प्रूव करने में कोर्ट में बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो राइटिंग में टीनेंसी होनी चाहिए, किराए की रिसिप्ट दी जानी चाहिए यदि आप कैश में एक्सेप्ट कर रहे हैं तो, और उसको सबसे अच्छी बात है कि आपको बैंक में ही एक्सेप्ट करना चाहिए किराए को। फिर इसमें एक और बात होती है कि लोग बाकी नहीं लिखते हैं कि वो रेजिडेंशियल यूज आएगी या कॉमर्शियल यूज आएगी, और किराएदार किसी भी रूप में उसको यूज करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये स्पेसिफिक लिखना चाहिए कि वो रेजिडेंशियल यूज आएगी, और यदि कॉमर्शियल यूज आएगी तो किस व्यापार के लिए यूज आएगी। ऐसा नहीं कि आपने एक्स व्यापार के लिए दिया और उसने वाई व्यापार या कोई गलत गतिविधियां प्रारंभ कर दी। फिर एक और भी बात है, लोग बात क्या करते हैं कि वो लास्ट पेज पर साइन करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किराएदार से प्रत्येक पेज पर साइन करवाने चाहिए, और मकान मालिक भी साइन करे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आज के हमने रेंट नोट के बारे में जाना कि लोग बात क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, उनको अवॉइड किया जाना चाहिए, उससे उनको लिटिगेशन से भी बचना पड़ेगा और उनके किराएदार से संबंध भी मधुर रहेंगे। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स।